जन जी से आप पूछे ना आप ये करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये जी मैं क्यों करूँ। क्या आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस को बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसको आप कहें ना कि यार ये काम कर लो तो वो कहता है नहीं यार मैंने नहीं करना। पर्सनालिटी का एक बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक तरीके से देखा जा सकता है, इसको सोशल तरीके से भी देखा जा सकता है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन सोल एंड पर्सनालिटी कि ये दिल चाह रहा है बट मैंने ये नहीं करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्लान करें लाइफ में, यू शुड नो कि यार ये मेरे माइंड का कौन सा हिस्सा इस वक्त मुझे ड्राइव कर रहा है। यानी दूसरे लोग आपको समझें कि यार ये एक पॉजिटिव आदमी है या आप पॉजिटिव लड़का या लड़की है। इस चीज से आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी चीजों को हासिल करने की स्पीड बढ़ जाएगी। आज का जी हमारी जो डिस्कशन है दैट इज रिगार्डिंग दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस two basic questions. Why we need to improve our personalities? And the more appropriate one, the more pertinent, which we can ask each other in fact, that is, why even bother about it? That is the Gen Z's question or Gen Z's style of asking the questions. Gen Z से आप पूछे ना आप ये करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये जी मैं क्यों करूं, मेहनत करनी है तो क्यों की जाए मेहनत। मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे आजकल क्वेश्चन करते हैं कि जी मैथ्स का मुझे ये बताएं कि ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, ये ज़िंदगी में काम कब आएगा मेरे, और मैं क्यों इस पे इतना अपना दिमाग ख़त्म करूं और ख़र्च करूं। ठीक है, तो पहले हम इससे पहले कि हम ये देखें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो क्या चीज़ है, उसको हाउ टू टेक ऑन दिस सब्जेक्ट और हाउ टू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट, पहले मैं उन दो चीज़ों का आंसर करना चाहता हूँ और आपसे भी लेना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों के इस वक्त जहन में गर्दिश कर रहे हो। दो क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये दो क्वेश्चन होने चाहिए कि पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्या है और मैं इस चीज़ के बारे में बॉदर ही क्यों करूं कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है और मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। टाइम फ्रेम में जिस एज के जिस फ्रेम में आप लोग हैं जिसको फॉर्मेटिव ईयर्स कहा जाता है, और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स यू आर एट द ज़ेनथ और एट द ट्वाइलाइट ऑफ दैट फॉर्मेटिव फेज। आप लोगों का इसके बाद फिक्स हो जानी है पर्सनालिटीज, जैसे हमारी फिक्स हो चुकी हैं, इसमें चेंज करनी मुश्किल हो जाएगी अब। लेकिन आप लोग उस फेज़ में हैं जिसमें बंदा क्वेश्चन करता है और उसके भी आप शायद आखिरी लेग पे हैं। तो वो एक रिलीजन की चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्पेसिफाइड और डिसाइडेड होती हैं बेसिकली ना, क्योंकि वो एक सोची समझी एक सबलाइम थॉट होता है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि मुझे इसके बारे में बॉदर ही मैं क्यों करूं कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है और मुझे पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर, अच्छा यहाँ पे टू बिगिन विद पर्सनालिटी को आपने जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत और ज़ाहिरी जो चीज़ होती है सिर्फ उसको नहीं लेना, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। देखें यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं ग्रूमिंग करने के लिए। ठीक है, ये ग्रूमिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट, मोटिवेशनल टाइप आप लोग यहाँ पे लेक्चर लेते हैं ना, तो इसमें ये जहन में रखें कि इसमें आपकी वज़ाकता, आपकी शक्लो सूरत, द हाउ यू लुक टू द पीपल और हाउ यू लुक टू योर सेल्फ, ये सब चीज़ें इसका हिस्सा हैं। तो पर्सनैलिटी ओवरऑल जो है उसका एक हिस्सा तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ हो सकती है, लेकिन अदरवाइज पर्सनैलिटी एक ओवरऑल एक करेक्टरिस्टिक्स का नाम है बेसिकली। वो हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी किसको कहते हैं और किस तरह आगे होता है। लेकिन ये पहला जो क्वेश्चन है इसको इस्टेब्लिश करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस लेक्चर को सीरियस लेने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके जहनों में क्लियर करना ज़रूरी है मेरे लिए। अगर आपका किरदार, आपका बिहेवियर, आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका अगर ठीक नहीं होगा तो खुदा न खास्ता कल को कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट इन टाइम ऑफ योर लाइफ यू विल बी कॉट अप इन समथिंग बैड, जो कि वर्स्ट भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटीज़ पे गौर नहीं करेंगे और आप कहेंगे बस यार जिस तरह इस तरह ही चलन दो देखी जाएगी, तो समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी न किसी ऐसे मामले में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको अफसोस होता है कि यार ये मैं अब इसको कैसे टैकल करूँ, और वो बहुत वर्स्ट भी हो सकता है। दैट कैन ऑल्सो बी सम वेरी बैड साइकोलॉजिकल सिचुएशन विच यू पीपल में बी कन्फ्रंटिंग इन योर लाइफ्स। अगर आप अपनी पर्सनैलिटीज़ को भी से टेलर इन नहीं करते, उन चीज़ों को ऑन स्लॉट को, वो प्रेशर्स ऑफ लाइफ को लेने के लिए तैयारी नहीं करते,
तो आप समटाइम्स बड़े पेनफुल सर्कमस्टांसिस में फंस जाते हैं। और अगर आपको किसी शख्स को अगर आपने लाइफ में पेन में देखा हो ना, तो उससे पूछे कि यार ये फिर इस तरह ही चलन दी है, तो ही विल ऑलवेज से कि नहीं यार ये पेन को ख़त्म करें भाई। दैट इज़ द लॉजिक कि आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना और उसको प्लान करना चाहिए, ताकि आप लोग फिर किसी ऐसी सिचुएशन में ना ज़िंदगी में फंसें जहाँ पे आपको लगे कि यार ये मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ जहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसका आपके बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल, द वे यू लुक एट दी थिंग्स, उससे बहुत गहरा ताल्लुक है इन चीज़ों। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी बेसिकली दो तरीके से देखी जा सकती है। एक तो ये है कि जो आपका पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, आपकी सोच, आपका फीलिंग्स, आपके बिहेवियर्स, इसको ओवरऑल अगर आप देखें तो मिला के उसको हम पर्सनैलिटी कह सकते हैं। लेकिन उसका एक और भी एस्पेक्ट है, सम ऑफ योर बायोलॉजिकली बेस्ड एंड लर्नड बिहेवियर। जो करेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स लेके आप पैदा हुए हैं, जो आप बायोलॉजिकली आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, उसको भी अगर हम इकट्ठा करें तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का एक बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक तरीके से देखा जा सकता है, एक इसको सोशल तरीके से भी देखा जा सकता है, सोसाइटी के हिसाब से भी देखा जा सकता है। तो नोइंग योर सेल्फ हेल्प्स यू इम्प्रूव। अगर आप अपने आप को पहचानेंगे कि व्हाट इज माई बॉडी एंड माइंड और व्हाट इज माई बिहेवियर, तो फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पूरे का पूरा जो मेजर पार्ट ऑफ द लेक्चर है वो मैं आपको ये समझाऊंगा कि हाउ वी थिंक और हाउ ब्रेन वर्क्स। आपकी बायोलॉजिकल, आपकी जो साइकोलॉजिकल सेटिंग है वो कैसी होती है। अगर आपने नहीं ये सुना हुआ तो फिर आपके लिए एक नई चीज़ होगी। अगर किसी ने सुना हुआ है, समझा हुआ है इस चीज़ को, तो दैट विल बी एन एडिशन टू हिज नॉलेज। एक लेक्सिकन हाइपोथेसिस है। लेक्सिकन हाइपोथेसिस ये कहता है, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक, कि किसी भी सोसाइटी में जो बिहेवियर्स होते हैं वो एनकोड हो जाते हैं उसकी जार्गन ऑफ वर्ड्स में, जो भी लैंग्वेज बोली जाती है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में हम ज़्यादा उर्दू और पंजाबी और इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारे सोसाइटी के जो बिहेवियर्स होंगे उसका कोई ना कोई हमने नाम दिया होगा ना। तो अगर आप उन वर्ड्स को निकाल लें तो आप उस सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, यानी कोई भी वर्ड, जैसे हम कहते हैं कि यार ये बड़ा ही ढीठ है, तो आपको पता चल जाता है कि ढीठ होना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसी तरह के यार ये बहुत मेहनती है, बड़ा बाअदब है, बड़ा बदतमीज़ है, बड़ा मजाकिया है, मजाहिया है, तो ये सारे बिहेवियर्स हैं। तो इसकी उन बिहेवियर्स को जानने के लिए यू नीड टू हैव दैट वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स। इससे क्या है, इसकी बेसिस में बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फिर कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली हुई हैं ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, essentially if a trait is important to a group of people it will likely be represented by a word in their language। तो उसकी बेसिस पर 5 फैक्टर मॉडल एक उन्होंने इवॉल्व कर लिया। साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट ने उन्होंने कहा ये 5 मॉडल जो है ना, एक मॉडल बना दिया 5 वर्ड्स का, जो 5 फैक्टर्स का, जिसको ओशन कहते हैं। ओशन से क्या है, ये ब्रॉड डायमेंशंस हैं आपकी पर्सनैलिटी के। आप सब लोग, हम भी, यूरोपियंस भी, पूरी दुनिया के लोग, वो कहते हैं कि इन्हीं फैक्टर्स में से किसी ना एक फैक्टर में, किसी ना किसी एक मॉडल में वो फॉल करते हैं। नंबर 1 वो कहते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब ये दिस इज वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी विच दे हैव आइडेंटिफाइड। कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस से ओपन होते हैं, यानी एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली लेते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, अपने इर्द गिर्द भी अपने आप को शामिल उसमें कर लें कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस को बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसको आप कहें ना कि यार ये काम कर लो, तो वो कहता नहीं यार मैंने नहीं करना, मैंने नहीं जाना। आप कहें हम एक किसी और के घर जा रहे हैं जिसको नहीं जानते, तो कुछ बच्चे रेजिस्ट करेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं यार चलते हैं। इसी तरह आप किसी गेम में उसको डालें तो कुछ बच्चे होते हैं वो फ़ौरन जाते हैं। स्विमिंग के लिए बच्चों को करें, कुछ पानी से डरते हैं, कुछ बच्चे फ़ौरन छलांग लगा देंगे, स्विमिंग नहीं आती बट दे विल जंप इनटू द वाटर। वो एक एटीट्यूड है। तो उन्होंने एक जो कैरेक्टरिस्टिक निकाली, एक जो फैक्टर निकाला है, दैट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस किसी में हाई लेवल हो तो वो बंदा या वो बच्चा वो क्या होता है, वो इन्वेंटिव होता है, वो इन्वेंट कर सकता है चीज़ें, क्यूरियस होता है अगर उसमें वो लेवल हाई है।
यानी वो ज़्यादा ओपन है एक्सपीरियंस से, तो ये इस किस्म का उसका बिहेवियर बन जाता है। दिस इज व्हाट द साइकोलॉजी सोशियोलॉजी। अगर लो लेवल है तो वो कॉन्शियस होगा और वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस करने से वो घबराता है तो उसकी नेचर कंजर्वेटिव होगी। इससे मतलब ये नहीं है कि वो पहले वाला अच्छा है दूसरे वाला बुरा है, ये ज़हन में रखना है। हर कैरेक्टरिस्टिक, हर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे लोग दुनिया में दे आर नॉट ओपन टू एक्सपीरियंस, कंजर्वेटिव थे। बर्टन रसल का किसी ने नाम सुना हुआ है? बर्टन रसल एक बहुत मशहूर जो है फिलोसोफर है, एक थिंकर है जो गुजरा है। तो उसका जो था ना, जो उसकी मदर का जो फादर था, नाना उसका जो था ना, ही वॉज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो उसने उसको शुरू से ही अपने पास बुला लिया, यानी उसको गोद ले लिया, जिसको हम कहते हैं अपने इस जार्गन में। तो उसने उसको स्कूल जाने की बजाय लाइब्रेरी में बिठा दिया, उसको बजाय स्कूल के भेजने में। उसकी बहुत बड़ी, ही हैड अ बिग लाइब्रेरी इन हिज हाउस। तो उसने कहा बस ये तुम लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ता रहा। तो वो टिल द एज ऑफ मैट्रिक वो स्कूल नहीं गया, लेकिन वो किताबें पढ़ता रहा। अब उसमें वो पर्सनैलिटी इस तरह की डेवलप हो गई कि ही वॉज वेरी नॉलेजेबल बट ही वॉज वेरी शाय, कंजर्वेटिव। जब कोई गेस्ट आता था वो खुद अपने बारे में लिखता है, बिकॉज आफ्टरवर्ड ही बिकेम जायंट ऑफ अ पर्सन, इनफैक्ट जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत फेमस आदमी बन गया वो। और उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म के एसेज और ये हैप्पीनेस के ऊपर, ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, और बहुत कुछ लिखा उसने। इज़ अ फेमस पर्सन, आप लोगों को शायद उसका, बर्टन रसल उसका नाम। जब ये काम किया तो वो कहता है कि जब क्योंकि मेरा नाना जो था ही वॉज अ पॉलिटिशियन, तो उसके घर में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, वो लोग आते थे, इंपॉर्टेंट लोग आते थे, तो ही यूज्ड टू हाइड अंडर द बेड। वो कहता मैं छुप जाता था कि यार मुझे ना इसके सामने जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ, ही ओवरकम दैट, बिकॉज उसका नॉलेज बहुत था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बहुत हो। तो वो कंजर्वेटिव था, बट उसी में उसने सारी उम्र परफॉर्म भी किया। इसी तरह दूसरा जो टाइप है वो दैट इज कॉन्शियसनेस, यानी अवेयरनेस। कुछ लोग होते हैं, वो उनकी श्रेष्ठ में होती है कि दे आर अवेयर अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड। कुछ बच्चे होंगे, आप में से भी कुछ होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी वो हैबिट ऐसी होती है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो देखेंगे और याद भी रखते हैं, वो अवेयर रहते हैं। उनमें और तरह की क्वालिटीज होती हैं, जो कम होते हैं उनमें और तरह की क्वालिटीज होती है। जो ज़्यादा अवेयर रहता है, हाई लेवल होता है, उसका एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड होगा वो बंदा। और अगर कम है तो वो इजी गोइंग होगा, केयरलेस होगा। हमारे अपने जो सोसाइटी है इसमें मैंने देखा है, जो मेल्स हैं बेसिकली दे आर लेस अवेयर अबाउट द थिंग्स। जो फीमेल्स हैं दे आर मोर अवेयर। हमने अपनी एज में भी हम वी वर सफरिंग फ्रॉम दिस। अब तो मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उनको भी पूछता हूँ, मैं अपने बेटे को पूछूँ ना, यार वो ये तुमने पता तुम्हें ये हो गया, उसको कभी भी नहीं पता होगा, ही नेवर नो। बेटी को पूछूँ, उसको शी ऑलमोस्ट ऑलवेज नोज अबाउट कि हाँ ये हो रहा है, ये टीवी में आई थी, न्यूज़ आई थी, या इस तरह हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में, उसको नहीं पता होता। तो नॉर्मली ये बिहेवियर हमारे यहाँ पे प्रमोट करते हैं। इसी तरह तीसरा जो टाइप है दैट इज एक्सट्रावेजेस, सोशलाइजेशन। अगर कोई बहुत बच्चा सोशलाइज करता है, उसमें हाई लेवल है तो आउट गोइंग एनर्जेटिक होता है, और अगर लो लेवल है तो उसमें सॉलिटरी रिजर्व्ड हो जाता है, अकेला रहना। कुछ लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, सोशलाइज करना कम पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में नाकाम होगा, ये ज़हन में रखना। हर कैरेक्टरिस्टिक को कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में काम आती है। इसी तरह कुछ कहते हैं जी एग्रीएबलनेस, यानी अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लेवल है उसका तो फ्रेंडली, कंपैशनेट होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत एग्रीएबल होते हैं, हर बात पे पॉजिटिवली देखते हैं, उनके फ्रेंड्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होंगे। उसका जो कंपैशनेट होगा, वो फ्रेंड्स भी ज़्यादा होंगे दूसरों के साथ, वो उसकी हमदर्दी का लेवल भी ज़्यादा होता है। दूसरा बंदा जो लो लेवल होगा वो कंपेटिटिव होगा, आउटस्पोकन होगा। यानी अगर वो अंडरस्टैंडिंग कम है तो वो आउटस्पोकन ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि उसको समझ नहीं आ रही कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ही इज हिमसेल्फ। तो आउटस्पोकन, दे आर वेरी गुड डिबेटर्स। डिबेटर के लिए बड़ा जरूरी है कि वो ये सोचे कि आगे कोई नहीं बैठा हुआ, दैट इज व्हाई ही इज कॉन्फिडेंट, वट एवर ही थिंक्स ही स्पीक्स आउट। ठीक है, तो आउटस्पोकन हो गया। अभी कि वो हो सकता है कि घर में एक प्रॉब्लम चाइल्ड हो, घर में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इस तरह की बातें कर रहा हो, लेकिन जब वो डिबेट करता तो बहुत अच्छी करता है, तो उसमें वो क्वालिटी है। न्यूरोटिसिज्म है, टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमारे इस सोसाइटी में कम डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यानी जो कुछ बच्चे हैं जिनमें नेगेटिव इमोशन की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, दे टॉक नेगेटिव अबाउट द थिंग्स। आजकल जो जेन जी है, जो सोशल मीडिया और इसकी वजह से
बहुत ज़्यादा गैप्स हैं पर्सनैलिटी में, तो नेगेटिव बातें वो ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं यार ये पाकिस्तान है ही यार, इसमें तो है ही कुछ नहीं, ये तो सत्यानाश हो गया, ये सब पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं, सब इस तरह है, ये सब ऐसे हो रहा है। दे आर नेगेटिव बिकॉज they are experiencing negative emotion because of the knowledge which is being imparted through social media and the reality which ultimately they have to face. आपको सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब आप लाइफ में जाते हैं तो एक और रियलिटी आपको जब टच लगता है तो आपके अंदर वो पर्सनैलिटी में गैप पैदा हो जाता है, बिकॉज आप समझते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, वो जब रियलिटी में कुछ और होता है तो वो जो गैप है उसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आपको आजकल की यूथ में, आप लोगों में हमें नजर आते हैं। और इसका भी एक यानी दिस इज ऑल्सो फिनोमेना, अगर ये लेवल ज्यादा हो तो सेंसिटिव और नर्वस हो जाता बंदा। यानी ऐसे बच्चे जो ज्यादा इमोशनल हैं वो फिर सेंसिटिव बहुत हैं और नर्वस भी रहते हैं, फिर उसी वजह से सेंसिटिव। अगर वो कम है उसका लेवल, यानी वो टेंडेंसी टू नेगेटिव इमोशंस की तरफ कम है, तो वो सिक्योर और कॉन्फिडेंट आपको नजर आएगा। ये सारे वो जो एस्पेक्ट हैं उसका एक चार्ट साहब समझ ले बना दिया उन्होंने कि डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, हाई लेवल, लो लेवल, और ये हो गया। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने ये डायमेंशंस हर बंदे के हिसाब से या मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में हैं उनके हिसाब से उन्होंने ये डायमेंशंस निकाल ली। ठीक है, अब इन डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी की बेसिस पे क्या हुआ, आर एज्यूम टू रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चर बिहाइंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसके पीछे ये 4-5 डायमेंशंस जो हैं वही वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी नॉर्मली बिल्डअप होती है। ठीक है, यू कैन रिलेट योरसेल्फ विद इट, पॉजिटिव भी है समटाइम, नेगेटिव भी है, और किसी में ये लाजमी नहीं है कि एक बंदे में एक में 2-3 चीजें भी हो सकती। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जब आप कभी किसी जॉब में जाएंगे करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स होते हैं, जो स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स को जो डील कर रहे होते हैं, नॉर्मली दी हेड्स जिन्होंने बंदों को रखना है, डेजिग्नेट करना है, दे हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीपल। वो देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, जज करते हैं, उसके मुताबिक वो आपको डेजिग्नेशंस देंगे वहां पे। वो जब देखेंगे कि यार ये बंदा इस तरह का काम कर रहा है तो कहेंगे यार इसको इस जगह पे लगा दो, इसको पब्लिक डीलिंग के लिए लगा दो, इसको सोचने के लिए बिठा दो। ठीक है, तो मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, जब आप बड़ी जॉब्स में जाएं, मल्टीनेशनल्स में स्पेशली, तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उनके पास ये सेट ऑफ नॉलेज किसी ना किसी सूरत में मौजूद होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नॉलेज। अब इसकी बेसिस पे पर्सनैलिटी थ्योरीज बन जाती हैं। ये तो साइकोलॉजिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने निकाल ली, इसके ऊपर बेसिस करके इस किस्म के जो डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, उसके ऊपर पर्सनैलिटी की थ्योरीज बना दी गई। और उसमें जो सबसे फेमस थ्योरी है दैट इज साइको एनालिटिक थ्योरी, जो किसने दी, जो बेसिकली फ्राइड ने दी। फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट है, आपने उसका शायद नाम सुना हो, वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर, जिसको साइकोलॉजी की जो बेसिस है, जो साइकोलॉजी जितनी भी है दुनिया में, उसकी बेसिस फ्राइड ने इस्टेब्लिश की। दैट वाज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, और उसने उसकी थ्योराइज किया। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल भी बहुत बना बिकॉज उसने इस तरह के आइडियाज दिए जिसको सोशली एक्सेप्ट करना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। बट उसने जो बेसिस दी ह्यूमन माइंड की, दिस इज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑथेंटिक है, अभी तक वैलिड है, और उसी के ऊपर साइकोलॉजी जो है वो काम कर रही है। तो फ्राइड थ्योरी रिप्रेजेंट वन ऑफ द मेजर इंटेलेक्चुअल आइडियाज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। राइट और रॉन्ग, दीज आइडियाज हैव हैड अ लास्टिंग एंड इनॉर्मस इम्पैक्ट। अब साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो है वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द फ्राइड, माइंड जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको अपने आप से रिलेट करते जाएंगे, तो देन यू विल बी, जब आप बैठेंगे और कॉन्टेम्पलेट करेंगे इसके बाद, और करना चाहिए आपको, देन यू कैन इंटरप्रेट, अनकोड योर ओन पर्सनैलिटी, अपना माइंड। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, या मैं अच्छा हूं, अच्छी हूं, बुरी हूं। देखना यह है कि आप ये सोचें कि यार ये माइंड इस तरह काम करता है मेरा। तो जब आपको पता होगा कि दिस इज द माइंड, दिस इज हाउ इट वर्क्स, देन आप उसको कमांड कर सकते हैं अपने माइंड को, इंस्टेड ऑफ बीइंग कमांडेड बाय योर माइंड। 2 तरीके हैं ना लाइफ गुजारने के, एक तो यह है कि मेरा माइंड मुझे कमांड करे, यार ये दिल चाह रहा है बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब ये मैंने करना ही करना है। और दूसरा तरीका यह है कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन सोल एंड पर्सनैलिटी, कि ये दिल चाह रहा है बट मैंने ये नहीं करना, मैंने अपने माइंड को कमांड करना। उससे आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह, क्या वो कॉन्फ़िगरेशन है मेरे माइंड की, हाउ इट वर्क्स।
تو اس نے کہا جی 3 حصے ہیں, ایک ایڈ, ایک ایگو, ایک سپر ایگو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈ کیا ہے بیسیکلی. واٹ از ایڈ پارٹ آف دی مائنڈ؟ The division of the mind includes our basic instincts, inborn dispositions. جو آپ کے پرسنالٹی میں بیسک انسٹنکٹس ہیں, لائک ہنگر, تھرسٹ, آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو پیاس لگتی ہے بندے کو, یہ بیسک انسٹنکٹ جو ہے یہ مائنڈ کا ایک حصہ ڈیل کرتا ہے, جس کو اس نے نام دیا اٹ از ٹوٹلی انکانشیس, دیٹ وی آر انویئر آف اٹس ورکنگ. یہ انکانشیس ہے, یعنی بھوک لگنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, آپ کو سوتے ہوئے بھوک لگ جاتی ہے. پیاس لگنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ میں سوچوں گا تو ایسا ہوگا, پیاس آپ کو آٹومیٹکلی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پارٹ ہے جو آپ کا آٹومیٹک پارٹ ہے, انکانشیس ہے یہ. دی اٹ از ناٹ ریشنل, اور یہ ریشنل نہیں ہے, اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ہی بیوقوف آدمی بھی ہوگا تو اس کو بھوک تو لگنی, پیاس لگنی, اور بہت عقل مند فلاسفر بھی ہوگا اس کو بھی لگنی. تو اس کا عقل سے, ریشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لاجک میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تمہیں پیاس لگی ہے تو تم آرام سے بیٹھو, کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو سمجھا لو. تو سمجھ سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو دس از ون پارٹ آف یور مائنڈ وچ از انکانشیس, وچ از irrational. آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ میرے اندر, میرے مائنڈ میں ایک حصہ ایسا ہے جو کوئی چیز نہیں سمجھتا, لاجک نہیں سمجھتا. The it aims to satisfy our biological urges and drives. جو آپ کی biological needs ہیں اس کو پورا کرنا, وہ اٹ جو ہے وہ آپ کا مائنڈ کا جو پارٹ ہے وہ کام کرتا رہتا ہے اس کے لیے. وہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ یہ کرو, یہ کرو. ٹھیک ہے, جو آپ کی بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل سمجھ میں نیڈ ہوتی ہے. اٹ انکلوڈ فیلنگ آف ہنگر, تھرسٹ اینڈ ادر نیچرل باڈی ڈیزائرز. یہ سارا وہ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو پارٹ ہے دیٹ از ایگو. ایگو کیا ہے؟ Ego begins developing in childhood and can be interpreted as self. The ego is partly conscious, partly unconscious. اب یہ وہ پارٹ ہے مائنڈ کا جو سمجھتا بھی ہے لیکن کہیں جگہ پہ اس کو کنٹرول نہیں بھی کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ وہ اس طرح ہے کہ اٹ از دی ریئلٹی پرنسپل. جو لائف میں ریئلٹی ٹچ ہے وہ آپ کی ایگو بتاتی ہے آپ کے مائنڈ کو. جیسے کہ آپ کے مائنڈ, جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کا مائنڈ جو وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے. دیٹ از دی ایڈ پارٹ, یو کینٹ اوائڈ اٹ. بھوک لگی, آپ کے مائنڈ میں آ گیا یار بھوک لگی ہے, پیاس لگی, پیاس ہے. لیکن وہ مائنڈ کا وہ حصہ یہ نہیں بتاتا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے, وہ بس سوچتا ہے, وہاں تک ختم ہو جاتا ہے. بیکاز اٹ از انکانشیس, irrational, اس میں لاجک نہیں. لیکن وہ جو ایگو والا پارٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے, لاجک کو بتاتا ہے کہ اب مجھے جو میں نے اس کو سیٹسفائی کرنا تو کرنا کیسے ہے. اب میں نے جانا ہے, کھانا گرم کرنا ہے, کھانا ہے, میں نے جانا ہے, پیاس لگی ہے, پانی لوں گا, کسی کو کہوں گا یار یہ مجھے پانی پلاؤ, اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیسے کماؤں گا تاکہ وہ کھانے کا ارینج کیا جائے. تو یہ وہ پارٹ ہے جو آپ کا ایگو جس کو ہم کہتے ہیں. سیکنڈ پارٹ, اف اے پرسن از ہنگری, اور یہی اس میں ایگزامپل دی گئی. اب تیسرا پارٹ جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از دی سپر ایگو. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایگو نے سوچ لیا ہے کہ جاؤں گا اور کھانا لے کے کھاؤں گا, یہ کوئی غلط حرکت تو نہیں کرنے لگا, کہیں یہ چوری کر کے تو نہیں کھانے لگا. یہ پارٹ سپر ایگو بتائے گی. ویلیو سسٹم جو مائنڈ, ایک آپ کے مائنڈ کا حصہ ویلیو سسٹم ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اچھے اور برے کی تمیز کر رہا ہے, غلط اور ٹھیک بتا رہا ہے. ایک بتا رہا ہے کہ کرنا کیسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی اور تیسرا صرف آپ کی بایولوجیکل اور ارتھ جو ہے, جسٹ وہ جو نیڈ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر. اب کیا کہتے ہیں کہ our personalities are also tailored as per these structures of mind according to psychoanalysis. Most of what controls our behavior, thoughts and feelings is unknown to our aware minds. اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ کا جو وہ حصہ جو انویئر ہے, انکنٹرولبل ہے, یعنی اڈ پارٹ جو ہے, دیٹ از دی میجر پارٹ آف یور مائنڈ. وہ آپ کی میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ناؤ اٹ از دی وار بٹوین یور ایگو اینڈ سپر ایگو اینڈ ایڈ, کہ آپ اس میں گرتے ہیں یا آپ یہ کرتے ہیں. اگر آپ اس میں گرتے ہیں تو یو آر بینگ کنٹرولڈ بائی یور مائنڈ. اگر آپ ایگو اور سپر ایگو کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو پھر آپ لائف میں اچھے طریقے سے سکسیسفل لائف گزار سکتے ہیں. اگر آپ ادھر چلتے رہے ایڈ پہ تو پھر وہ تو آپ جدھر وہ لے جاتا ہے وہ لے جاتا ہے. مائنڈ از لائک این آئس برگ. وہ کہتا ہے کہ اب یہ اس کو کنکلوڈ کر رہا ہے کہ اٹ از لائک این آئس برگ. اور اس میں آئس برگ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آئس برگ وہ جو برف جہاں پہ ہوتی ہے, سنو ہوتی ہے, وہاں پہ
समुंदर में, और वहाँ पे आइसबर्ग भी होती है। आइसबर्ग के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। टाइटैनिक का वो जो जहाज जो टकराया था वो आइसबर्ग में टकराया था। उसकी रीज़न ये होती है कि उसका जो एक जो सिर्फ 1/10 पार्ट होता है ना, वो सिर्फ ऊपर नज़र आ रहा होता है, तो वो दूर से लगता है कि ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो नीचे 1/10 पार्ट होता है उसका। तो वो जब जहाज़ उसके पास पहुँचता है, बहरी जहाज़, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नीचे होती है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, और उसको मोड़ते मोड़ते भी वो लग गया, जिस तरह टाइटैनिक लग गया था। तो वो कहता है माइंड भी इसी तरह है। माइंड का जो ऊपर से नजर आने वाला पार्ट है वो छोटा है, असल में माइंड नीचे से बहुत बड़ा है उसका पार्ट। वो इसने एग्जांपल दिया, ये है जी। वो कहता है दिस इज द मॉडल। ईगो आपकी जो ऊपर नजर आ रही है दैट इज 1/10 पार्ट, और सुपर ईगो सिर्फ इतनी सी है। ये नीचे जितना सारा है ना, जो आपकी बेस है माइंड की सारी इतनी बड़ी, यानी उसका जो समझ लें कि अगर 100 है तो 100 में से 90% इज योर इड पार्ट। वो जो आपकी बायोलॉजिकल और जो बेसिक नीड्स हैं आपकी बॉडी की, माइंड की, वो चीज़ है जो आपका माइंड उस पर काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्लान करें लाइफ में, यू शुड नो कि यार ये मेरे माइंड का कौन सा हिस्सा इस वक्त मुझे ड्राइव कर रहा है, बजाय आप समझेंगे या बस यार दिल चाह रहा था, समझ ही नहीं आई, या कर देता है, जो हो गया। गलती हो जाती है ना बंदे से, आप कर जाते हैं। किसी से के साथ किसी की तरफ जा रहे हैं कि यार ये बात मैंने नहीं करनी है आज, उसको ऐसी मसला हो जाएगा, लेकिन उस वक्त दिल चाहता है, जज्बात में आके बंदा कहता है तुमने ये किया, लड़ाई हो जाती है आपकी, आपके हालात ख़राब हो जाते हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो आपके माइंड ने बताया कि यार ये बस इस वक्त इमोशंस के साथ आप चल पड़े, ठीक है, लॉजिक नहीं आपने देखा। वो जो सुपर ईगो और ईगो वाला पार्ट था उसको आपने कम यूज़ किया, तो यू देन फॉल प्रे टू योर दैट थिंग, जो आपकी बेसिक डिज़ायर्स हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा कर बैठता है इस यानी इग्नोरेंस में कि यार ये मेरा दिल कर रहा है, बस कर दो, बस यार कंट्रोल नहीं हो रहा, करते हो यार, तो वो करता है बहुत सारी। और लाइफ में सारी उम्र ये जंग जारी रहती है आपकी। तो ये आपका बेसिक जो फ्राइड का मॉडल है, उसके मुताबिक हमने अपने माइंड को देख लिया कि हुआ क्या बेसिकली, ठीक है। दिस इज द पार्ट। अब इसके ऊपर बेस करके, फ्राइड के इस मॉडल पे बेस करके, एक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दे दी, एरिक्सन थ्योरी। उसने क्या किया, उसने इसको फर्दर रिफाइन कर दिया इस सारी सिचुएशन को, और इसकी बेसिस पे उसने इंसान की जो ज़िंदगी है उसके हिस्सों को तकसीम कर दिया कि कौन सी फीलिंग, कौन सा बिहेवियर किस वक्त डेवलप होता है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, अगर आप अपने आप को रिलेट कर सके, और कल को आप लोगों ने बड़े होना है और आप लोगों ने फैमिलियाँ चलानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये बच्चा किस एज में, किस लाइफ से गुजर के किस जगह पे पहुंच रहा होता है। ये पूरी लाइफ का उसने तकसीम कर दिया इसको। उसने इसको 8 स्टेजेस में कर दिया। फर्स्ट स्टेज में वो कहता है जी इन्फेंट। जब आप इन्फेंट होते हैं, अभी बोल भी नहीं सकते, बच्चा जब बिल्कुल नौमौलूद जिसको कहते हैं वो होता है, तो उसमें क्या जंग चल रही होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। उस वक्त जो बच्चे को डील कर रहा है, जो भी उसके पेरेंट्स होते हैं, वो उसको अगर अच्छे तरीके से डील ना करें तो उसमें मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस बच्चा रोता है, उसको दूध चाहिए, आपने दूध नहीं दिया, या उसको वैसे थोड़ा सा किसी तरह भी आपने ऐसी कोई फीलिंग दे दी, तो उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की उस वक्त जंग लड़ रही होती है। उस वक्त उसका माइंड ये चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है कि लाइफ पे मैंने ट्रस्ट करना है या मैंने मिसट्रस्ट करना है। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और उन्होंने इस पर तहकीक करके बताया, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। जब टॉडलर होता है बच्चा, जब चलना शुरू करता है, तो उसमें क्या जंग चल रही है, उसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। जब बच्चा चलता है तो हम उसको जब कहो गिर ना जाए, तो वो घबरा जाता है। अगर जिस तरह हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में, हम क्योंकि जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन में हम अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं है जहाँ पे हमारे पास सिविलाइजेशन पहुँच सके। यूरोप ने उसमें बहुत तरक्की कर ली, एटीट्यूड्स भी, चीज़ों के, उनका रिलीजन का मसला, उनका मोरालिटी का मसला इज़ देयर, बट अदरवाइज उन्होंने लाइफ में इनिशिएटिव्स, चीज़ें ये वो बहुत कर ली। हमने खुद देखा, मैं आई बिन ट्रैवलिंग अ लॉट, मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ लाइफ में, और मैंने उनको देखा है कि उनके जो बिहेवियर्स हैं वो हमसे बहुत जो है ना और तरह से हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने खुद देखा है कि जो यूरोपियंस हैं वो बच्चे को ऐसे चला रहे हैं ना, तो बैठा माँ बाप खड़े हैं, बच्चा गिर रहा है, उसको नहीं पकड़ते। हमारे ऐसे दिल ऐसे होना शुरू हो जाता है। उसी वजह से फिर हमारा करेक्टर जब जाता है ना, तो ये भी सोच रहा है मेरी बहन भी देख रही है, मेरी माँ भी देख रही है, आउट हो गया तो क्यों होएगा। वो आता है, वो मारता है, आगे दड़ मारा होता है, वो खुद अपने आप से वो लड़ते हैं बहुत, जाके बैट तोड़ देगा। आप यूरोपियंस को देखें ना, दे हैव गॉट दिस एटीट्यूड। हमारा क्योंकि उसकी 4 फिल्में चल रही हैं उसके माइंड में,
वो कहता है यार मैं बाबर आजम बन गया हूँ, हूँ मैं आउट होया ना तो पूरे पाकिस्तान ने गालियाँ निकाली। उसको किसी ने नहीं गालियाँ निकाली, बिकॉज वी आर इंटर रिलेटेड, कंबाइंड फैमिली सिस्टम, सोशल प्रेशर्स, वो ये उसकी बेसिस ये है। वो हमने देखा उसको बच्चे को, मैंने एक जगह खुद, वो मियाँ बीवी थे, वो बच्चा जो था ना पोल पे चढ़ रहा था, वो बाप उसका खड़ा ही, वो ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या नहीं, ये यूरोपियन था, तो बच्चा चढ़ रहा, मैं भी देखा, वो बच्चा चढ़ता गया, बच्चा बिल्कुल ऊपर चला गया, वो खड़ा देख रहा है, एंड ही वॉज अबाउट 3 साल का होगा शायद, यानी थोड़ा सा चलने से थोड़ा सा एज गया। वो मैं उसको, जब मैं तंग आ गया ना, तो मैंने उसको कहा कि यार तू व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स यू आर, वो गिर जाएगा। उसने कहा नो नो, ही इज नॉट योर चाइल्ड, गिरने तो उसको कुछ नहीं होता। वो किसी तरह फिसला भी, उसने फिर पकड़ लिया करके, वो देखता रहा, 15-20 मिनट लगे, वो ट्रेन हो गया जी बच्चा, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है। फिर उसने मुझे कहा नाउ ही इज ट्रेन। तो हमारा बच्चा तो आज तक नहीं ट्रेंड हो सका, हम तो उसको अभी भी, मेरा माशाल्लाह को बीएससी में पढ़ता है, अभी भी सड़क क्रॉस करता है, मैं कहता हूँ यार ठहरी ज़रा, तो ध्यान से चली। तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस लेवल जो उस बच्चे का होना है, हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये वो चीज़ें बेसिक एटीट्यूड्स में होती हैं। तो बच्चा जब चल रहा है उसमें ऑटोनॉमी, अगर आप उसको डरा देते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, शेम और ऑटोनॉमी का। इसी तरह अगर प्री स्कूल है, उसमें इनिशिएटिव और गिल्ट का प्रोसेस चल रहा होता है। जब वो प्री स्कूल होता है, बच्चा जाता है, तो वो जो टीचर ने उसको डील करना ना, वो उस तरह का एटीट्यूड लेके, या वो गिल्ट में चला जाएगा और सारी उम्र वो गिल्टी फिरता रहेगा, वो कहेगा नहीं यार मेरी गलती हो जाएगी, मेरे से गलती हो गई। दूसरा होगा इनिशिएटिव भी हो सकता है, अगर अच्छा माहौल मिल जाए। तो इससे होप क्रिएट होती है लाइफ में, जब आपकी वो उस एज में, फिर विल क्रिएट होती है, विल टू वर्क, और पर्पस लाइफ को मिलता है उसको प्री स्कूल में जब वो कर रहा है। जब आप उसको अच्छा माहौल देंगे, वो इनिशिएटिव लेगा, और वो इनिशिएटिव कामयाब होगा, उसको लाइफ का पर्पस मिलेगा, वो कहीं ना कहीं करेगा यार ये मैंने काम करना है जिंदगी में। इसी तरह जब थोड़ा सा और अर्ली स्कूल होता है जब, तो उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जब बच्चा उस एज में जा रहा होता है, जब क्लास 5-6 समझ लें, तो उसमें या बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो जाता है शिकार, अपने उसको पीयर्स को देख के अपने, या वो फिर इंडस्ट्रियस बन जाएगा, वो इनिशिएटिव्स लेगा, इन्वेंट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा चीज़ों को, इस तरह का बन जाएगा। इसी तरह जब एडोलेसेंट हो गया, उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूज, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है कि यार मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरी क्या फीलिंग्स। और इस तरह वो बच्चों के साथ जो आपस में दोस्त होते हैं, उनके साथ जो फीलिंग्स होती हैं उस तरह की, तो उसमें ये फीलिंग क्रिएट हो रही होती है। यंग एडल्ट होता है, जब एडल्ट हो जाता है और यंग होता है, तो उसमें इंटीमेसी या वो आइसोलेशन में चला जाता है। यानी इस तरह की आप लाइफ में देखेंगे बच्चे, या तो कहेगा जी मैंने नहीं जाना, मैं बस घर में मुझे मज़ा आता है, घर में बच्चा घुस जाएगा, उसको बाहर निकाल रहे हैं पेरेंट्स का, यार तू बाहर जाता ही नहीं है यार, वो कहता नहीं मैं कमरे में खुश हूँ, बिकॉज उसको वो शिकार हो गया उसका। और जो दूसरा बच्चा होगा वो कहेगा जी आउट गोइंग होगा, वो इंटीमेट होगा, उसकी रिलेशनशिप्स होंगे, उसकी दोस्तियाँ चलेंगी, आपको नॉर्मल लाइफ लगेगी उसकी। तो इसमें जो वो बच्चा होता है वो कॉम्पिटेंस की फीलिंग्स जो है उसमें क्रिएट हो रही हैं। दूसरे में फिडेलिटी, अच्छे और बुरे मॉरल वैल्यूज वो उसमें सीख रहा होता है। और जब वो यंग एडल्ट है उसमें लव की फीलिंग्स जो है, लव और हेट की फीलिंग जो है उसमें से गुजर रहा होता है। दिस इज हाउ यू डेवलप इन लाइफ। इसी तरह जब मिडिल एज में है, मिडिल एज एडल्ट होता है, तो उसमें जनरेट करने की ख्वाहिश होती है या स्टैग्नेशन में चला जाता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी आप शादी करो, कहते मैं नहीं शादी करनी यार, मैं इस तरह ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही ठीक है जी। जो नॉर्मल बच्चा होगा वो कहेगा जी जब एज होगी तो वो कहेगा जी मैं आई वांट टू गेट मैरिड और मैंने लाइफ गुजारनी है। तो ये उसकी फीलिंग है कहीं ना कहीं उसको। इसी तरह ओल्ड एडल्ट जो होगा, जो ओल्ड हो जाएगा एडल्ट है, जैसे 40s में वो चला जाता है जब, वो फिर इंटेग्रिटी और डेस्पेयर की फीलिंग्स, उस वक्त भी उसकी एक लाइफ चल रही होती है। वो या तो बड़ा इंटेग्रिटी हो जाएगी, वो कहेगा यार मैंने रिश्वत नहीं लेनी यार, ये किस किस्म का माशरा है इसकी, ऐसी की तैसी। दूसरा होगा वो कहेगा जी इंटेग्रिटी में आ जाएगा, दूसरा डेस्पेयर में आ जाएगा, वो मायूस हो जाएगा यार लाइफ है ही ख़राब, वो नाकामी कामयाबी उसको ये चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं। और उसके लिए फिर केयर की जो फीलिंग्स है उस एज में, मिडिल एज में, वो पैदा हो रही होती हैं। दूसरा जब ओल्ड एडल्ट है उसमें फिर विजडम हो रहा होता है, वो डेस्पेयर में चला जाएगा तो कहेगा यार लाइफ है ही ख़राब। दूसरा होगा तो वो ही विल स्टार्ट बिकमिंग वाइज, और ये वो एज होती है जिसमें ही स्टार्ट्स डिलीवरिंग टू दी अल्टीमेट। फिलोसोफर्स जो लाइफ कहते हैं, जैसे फिलोसोफर्स बन जाते हैं, या इन्वेंटर होगा, या कोई ना कोई लाइफ के उस हिस्से में पहुंचेगा जहाँ पे वो किसी ना किसी जगह पे डिलीवर करना शुरू कर दे। तो ये वो लाइफ के 8 पार्ट्स हैं जो उस साइकोलॉजी पे बनकर आ गए। अब आप अपनी लाइफ देख लें कि आप किस स्टेज पे हैं, किससे आप गुजर चुके हैं, और अगली स्टेजेस जो आपकी आनी है, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप। तो यू कैन लिंक योर सेल्फ टू दी जो आपकी स्टेज बनती है उसके साथ। ये वो सारी समझ लें एक साइकिल्स है लाइफ का, कि इट स्टार्ट्स विद होप,
उम्मीद का वो एक सिस्टम है, फिर विल टू वर्क, पर्पस लाइफ में मिल रहा होता है उसमें, जहाँ पे वो बच्चे खेल रहे हैं प्री स्कूल में, फिर जब 5 to 12 ईयर्स में कॉम्पिटेंस में आ जाता है, अगर वो कॉम्पिटेंसी जो होती है वो क्रिएट हो रही होती है, फिर 13 to 19 ईयर में वो अच्छे और बुरे की तमीज़, और फिर उसको यंग एडल्ट जो 20 to 40 ईयर्स में ही हैज़ द फीलिंग ऑफ लव एंड हेट, और फिर वो जब बड़ा हो जाता है, जब वो बाप बन जाता है, फैमिली चलाता है, ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो वो केयर की फीलिंग्स या केयर की या अदरवाइज, और आखिर में फिर विजडम में चले जाते हैं जब बड़ा बूढ़ा होता है, जब वो एडवाइस करनी शुरू कर देता है, बताना शुरू कर देता है, यार लाइफ इस तरह होती है, ऐसे करना चाहिए, वो अपनी अपनी फिर कैपेसिटी के मुताबिक बंदा डिलीवर करता है। नाउ दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। अभी हम देखते हैं जी जो असल पार्ट है, जो आज का समझ लें लेक्चर है। नाउ दिस इज द फाउंडेशन विच आई हैव लेड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द सब्जेक्ट, ठीक है। यानी आपने देख लिया कि माइंड, दिस इज हाउ माइंड वर्क्स, स्टेजेस लाइफ की कितनी हैं, हमें ये लेक्चर क्यों लेना चाहिए वो भी मैंने बताने की कोशिश की आपको, कि समटाइम्स आपको लाइफ में यू आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो हर इंडिविजुअल जो है ना उसने खुद करना होता है, अपनी लाइफ को खुद इम्प्रूव करना होता है ना। ये जो मैंने देनी है आपको, ये मैंने आपको सिर्फ एक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही अगर मैं आपको दूं तो वो आप भी इसी तरह की बातें ही करोगे कि ये करना चाहिए जी लाइफ में अगर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। बट वंस इट इज़ कमिंग फ्रॉम द रोस्ट्रम तो उसकी ज़रा वेटेज ज़्यादा हो जाती है। और जो ये मैं आपको जो बताने लगा हूँ ये कोई एट रैंडम सोची हुई बातें नहीं हैं। दीज आर इस्टेब्लिश्ड, समझ लें एक सेट ऑफ प्रपोजल्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने ही बनाई हुई हैं, और ये एक पेट मेथड है जिसको वो कहते हैं कि इस तरह इस एज के इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं जिसमें आप हैं, यानी यूथ जिनको कहा जा सकता है, और जो फॉर्मेटिव फेज़ में है, जिन्होंने लाइफ को टेक ऑन करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए उन्होंने ये प्रपोजल्स बनाई हैं, और दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको करनी चाहिए। नंबर 1, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। अब स्किल क्या चीज़ होती है? स्किल आप ये देखें कि एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज यू आर बोर्न विद और हैव परफेक्टेड थ्रू प्रैक्टिस, या वो आप में क्वालिटी ऑलरेडी मौजूद है, या आपने उसको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर लिया हुआ किसी चीज़ को, उसको आप अपनी स्किल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि यार ये जो है ना, आपके अपने दोस्तों में देखा होगा, फैमिलीज में देखा होगा कि यार ये ना प्रॉब्लम सॉल्वर है यार, ये तो मसला है ना, इनू गल करो तो फटाफट दस देगा जी, इंज कर लो इंज कर लो, ये बताता है या बताती है, ठीक है। तो दैट इज़ योर क्वालिटी, आपने उसको आइडेंटिफाई खुद करना है, क्योंकि पर्सनैलिटियाँ तो आपकी है ना। अब मसला अगर आपका है तो सजेशंस आपके लिए है। अब आइंस्टाइन के लिए तो सजेशन नहीं आनी, तो आपके ही ये मसले हो सकते हैं ना कि आपकी लाइफ में छोटा छोटा जब आप कर रहे होते हैं, जब आप किसी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिसको हम डेस्टिनेशन कह सकते हैं, या अचीवमेंट के लेवल पे नहीं पहुंचे, तो आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक। कुछ लोगों को बाकायदा आपको देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार इसको तो पहले ही पता लग जाता है, यार ये परसों ही कह रहा था कि यार ये इस तरह करके ना इस तरह होना ही है, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, तो वो इंट्यूटिव है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी मौजूद है कि मुझे ज़रा पता पहले चल जाता है कि यार ये दो दोस्त तो फिर रहे हैं ना, दोनों इनकी लड़ाई हो जानी है क्योंकि ये बातें ऐसी कर रहे हैं, या ये बंदा लगता है कि इधर चला जाएगा, ये काम करेगा, गलत करेगा, ठीक करेगा। तो कुछ भी इंट्यूशन होती है कि तो जो भी आप में क्वालिटी है यू शुड आइडेंटिफाई दैट, उसको आपने अपनी स्किल समझना है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्होंने बाय प्रैक्टिस अचीव कर ली होती है कोई चीज़, जिस तरह की मेमोरी है। कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू में ही, बचपन में ही वो याद कर करके अपनी मेमोरी डेवलप कर लेते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि यार मेरी मेमोरी दूसरों से ज़्यादा है, तो मुझे इस पे काम करना है, मैंने इसी को अपना हॉल मार्क बना लेना, अपनी पहचान बना लेना। तो अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करें और उसको प्रैक्टिस करके तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नोइंग व्हाट यू एक्सेल इन एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव इज इंपॉर्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में सक्सेस के लिए कि आपको पता हो कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है या किस में मैं काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। दूसरी चीज़ है ग्रो योरसेल्फ। ग्रो योरसेल्फ का क्या मतलब है? ग्रो योरसेल्फ का मतलब है कि बेटरिंग योरसेल्फ, जो आप में ऑलरेडी क्वालिटी है या आपने कर ली है उसको आगे से बेहतर करें, ठीक है।
गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू। आप कंफर्ट जोन से निकलें। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बच्चा या बच्ची ये समझता है कि यार मेरे में स्पोर्ट्स की बड़ी क्वालिटी है, या मैं ना जब भागता हूँ दूसरों से आगे निकल जाता हूँ, ठीक है, तो उसको फिर चाहिए कि वो सुबह उठे, दूसरों से पहले उठे, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज जाना है, लेकिन रनिंग भी स्टार्ट करके अपना करें, ठीक है। तो कई दफ़ा आपको नहीं पता होता कि आप में वो क्वालिटी है। अगर पता हो, मैंने किसी लेवल पे एक मिड लेवल कोर्स किया गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे हमारी एक गेम्स वो उन्होंने करवाई, तो उन्होंने कहा जी रनिंग करें, तो सब दौड़े, मैं भी दौड़ा हूँ। तो मेरी वो स्पीड इतनी ज़्यादा थी जो मुझे कभी भी नहीं पता थी, एंड उस वक्त मेरी एज अबाउट 36, 37, 38 होगी। तो वो मैंने 100 मीटर्स किए को 13.46 सेकंड में, पता नहीं। तो मैं जब निकला तो वो जो करवा रहा था, जो गेम्स करवा रहा था, वो डीजी स्पोर्ट्स था, वो हमारा कोर्समेट ही था और वो साथ ही था। तो उसने सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था जो नेशनल गेम्स करवाता है। तो उसने वो फायर करके और वो मीटर उसने किया, तो वो मेरे पास आया, उसने कहा जी आप प्रोफेशनल एथलीट हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं दौड़ा, ये तो ऐसे ही आपने दौड़ाया तो मैं दौड़ाऊँ। तो उसने कहा यार ये आपका टाइम है। तो ये तो उस वक्त कोई 11 पॉइंट समथिंग, वो पाकिस्तान का जो नंबर 1 था, दौड़ रहा था 100 मीटर। उसने कहा तुम्हारा ये 2-3 सेकंड का सिर्फ फ़र्क है, तो आपने क्यों नहीं ज़िंदगी में किया? मैंने कहा यार हमने कभी गेम खेली नहीं इस तरह, ना हमने कभी किसी ने कैलकुलेट टाइम किया। तो उसने कहा ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है, आपको ये करना चाहिए। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि यार अगर पहले होता तो कुछ नहीं तो कुछ कहीं हम दौड़ के देख लेते। उस वक्त एज मेरी इतनी ज़्यादा थी कि वो तो एज उसकी नहीं थी, वो तो यंग एज में बंदा 12, 13, 14 साल की उम्र में करता। और उसमें उसने मुझे कहा, फिर उसने दोबारा मुझे करवाया, 200 मीटर में मैंने किया, तो फिर मैं दूसरों से आगे निकला और उसने कहा जी पहला 100 मीटर आपने तकरीबन उसी टाइम फ्रेम में किया है। तो उसने मुझे ये कहा हुआ है कि ये मैं स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी हूँ, नेशनल गेम्स करवाता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट किया, यू कैन कोट मी एनीवेयर, कि ये जी मेरा 100 मीटर का टाइम है। तो वो 36 साल की उम्र में जाके, शायद 37 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैं आई कैन रन। अगर वही पहले पता होता तो उस पर हम वर्क करते, कहीं पे कुछ करते, तो कुछ और भी हो सकता। इस तरह बहुत सारे लोग लाइफ में अपनी क्वालिटी ज़ाया कर देते, ठीक है। तो उसमें अगर आप करना क्या है कि अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो फिर उसको क्या करना है, फिर उसको आपको इंप्रूव करने का प्लान करना चाहिए। ग्रो योरसेल्फ। आप आज एक है, अगले दिन उससे थोड़ा सा बेहतर निकलें। आप अपने आप को कैलकुलेट करें कि कल मैं किस तरह का था, आज मैं इस तरह का हूँ। इसी तरह मैंने एक और पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था, देयर इज़ अ सिंगर, वेरी फेमस सिंगर, उसका नाम मैं नहीं लेता बिकॉज ये रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो वो हमारा दोस्त है, ही इज़ अ नेशनल सिंगर एट द मोमेंट, और वो यहाँ पे HESN में पढ़ा रहा था हमारे साथ ही, वो तैयारी शरी भी कर रहा था, मेरे दोस्त का कैसे दोस्त था, और मुझे कह रहा था यार ये तैयारी शरी करवाए, लाइफ में पता नहीं क्या बनना, ये करना। वो शादी पे जब दोस्तों का ग्रुप इकट्ठे होता था तो वहाँ पे वो कोई गाना सा गाता होता था, तो उसके एक दोस्त ने कहा यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो उस ज़माने में ये 95, 96 की बात होगी, तो ये NTN एक टीवी था, ये आया, तो उसने कहा यार ये रिकॉर्ड करके ना तो CD उधर भेज देते हैं। तो ज़बरदस्ती उससे रिकॉर्ड करवाया, ज़बरदस्ती। वो एक और दोस्त उसका था, हमारा ही दोस्त था, वो क्लोज दोस्त था मेरा, उसने उसकी CD भेज दी। वो CD गई, वो टीवी पे चला, वो सिंगर बन गया। वो 4, 5, 6 साल बाद वो पता नहीं क्या जिन बन गया, और इस वक्त ही इज़ अ फेमस पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनिशिएटिव। बाद में वो पॉलिटिशियन भी बना और वो सारा कुछ बना, अभी वो बहुत सारे काम करता है, ही हैज़ गॉन वेरी हाई इन लाइफ। लेकिन वो उसका वो इनिशिएटिव ना होता ना, तो आई एम श्योर, क्योंकि ना उसकी फैमिली सपोर्ट कर सकती थी, उसका जो बड़ा भाई था वो हमारा सीनियर था, जहाँ पे मैंने जॉब की वहाँ पे ही वॉज माई सीनियर, और वो कहता होता था कि यार दासे ने की हरकत की थी, और वो उसको क्रिटिसाइज करता, तो वो कभी नहीं कर सकता था अगर ये उसको एक क्लिक ना मिलता। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें और फिर उसको बेटर करें डेली बेसिस पे। तीसरा है गेन पावर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्किल अपने आइडेंटिफाई कर ली, उसको इंप्रूव करना शुरू कर दिया और आगे से आगे बेहतर करना शुरू कर दिया अपने आप को। गेन पावर का क्या मतलब है? गेन पावर का मतलब है बीइंग कनेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय पीपल एंड मनी। आप लोगों से मिलें, कनेक्ट हो लोगों से, क्योंकि कहीं पे भी आपको कोई ऐसा कंपेनियन, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है जो आपको आगे लेके जा सकता है। फाइंड दैट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फाइंडिंग लिंक्स। लिंक अप हो लोगों के साथ, मिलें, और अगर थोड़े बहुत पैसे जमा कर सकते हैं तो पैसे जमा करें, क्योंकि जो बैंक में पैसे होते हैं ना, दैट इज, जब आपके बैंक में थोड़े से पैसे पड़े हो तो आप अपॉर्चुनिटीज के साथ बड़े अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बैंक में पीछे 50,000 भी ना पड़ा हो तो फिर आप उसी कैलकुलेशन में पड़ते रहे कि यार मैंने ये करना है, आज मैंने कमाना है और कल खाना है, तो आप उसी साइकिल में रहेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव गॉट सम मनी इन द बैंक, दैट्स अ गुड थिंग,
उसी से आप अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करें अपनी लाइफ में। वाइडनिंग सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज चांसेस ओपन डोर्स। अगर आपके सर्कल इंक्रीज होता है तो आपके चांसेस खुलते हैं, और इन्हीं लोगों में से, आम बंदों में से ही सक्सेस स्टोरीज निकलती हैं। उसने कोई जो सक्सेसफुल हो जाता है, और मैक्सिमम जो दुनिया के बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, दे वर ऑल कॉमन पीपल। लाइक एल्विस प्रेस्ले, दुनिया का बहुत बड़ा सिंगर गुजरा है, माइकल जैक्सन से पहले वही मशहूर था ज़्यादा, आज तक भी उसी के ज़्यादा, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जिसके बिके, और ही वॉज जस्ट अ कॉमन पर्सन। ऐसे उसने, किसी ने उसको कहा, उसने खड़ा कर दिया, उसने गाना गाया, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी तो वो जायंट बन गया। इसी तरह मूवीज़ में आप देख लें, इसी तरह पेंटर्स में देख लें, आप स्पोर्ट्स में देख लें, पॉलिटिशियंस में देख लें, जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो लोग गुजरे हैं, उनमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, दोज हु वर जस्ट नॉर्मल पीपल। और यानी अगर वो ये काम ना करते तो पता ही ना लगता कि इसमें क्या क्वालिटी है। इंप्रूव योर सेल्फ। इंप्रूव योर सेल्फ का मतलब यह है कि स्टेम्स फ्रॉम गुड वर्क हैबिट्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। इंप्रूव का मतलब ये नहीं कि आज किया तो अगले दिन फिर उसको इंप्रूव करो, उसका मतलब यह है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी हैबिट्स ठीक करें, अपनी आदतें ठीक करें, पॉजिटिव रहें लाइफ की तरफ। उससे आपकी चीज इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ आपके एटीट्यूड की वजह से। सेट प्रायोरिटीज ऑन अ लिस्ट एंड कंसिडर दिस कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर स्टार्ट। आप अपना लिस्ट बनाएं अपनी प्रायोरिटीज का, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कॉन्सिक्वेंसेज को पहले सोचने क्या, ये मैं अगर ये नहीं होता तो मैं किधर जाऊंगी या क्या करूंगी या क्या करूंगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज को साथ साथ रखें, लिस्ट में रखें, ऑर्गेनाइज्ड करें अपने आप। मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड विल रिड्यूस टाइम एंड हेल्प रीच योर गोल्स। पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है कि आप अपने गोल पे वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। दो लोग इकट्ठे जा रहे हैं ना, एक का एटीट्यूड नेगेटिव है ना, वो हर वक्त नेगेटिविटी में पड़ा रहेगा, ही विल बी लेट, ही और शी विल बी लेट। पॉजिटिव बंदा आप देखेंगे लाइफ में उस जगह पे पहले पहुंच जाएगा। दूसरा भी हो सकता है उतनी क्वालिटीज वाला बंदा वहीं पे पहुंचे, अगर वो नेगेटिव है तो ही विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ। ठीक है। एम्पावर योरसेल्फ। एम्पावर का क्या मतलब है? प्रमोटिंग अ पॉजिटिव इमेज एंड क्रिएटिविटी विद इन योर डेली लाइफ कैन स्पीड अप द पेस ऑफ अचीविंग गोल्स। आप जो है अपना इमेज जो है वो पॉजिटिव रखें, यानी दूसरे लोग आपको समझेंगे यार ये एक पॉजिटिव आदमी है, या आप पॉजिटिव लड़का या लड़की है। इस चीज से आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी चीजों को हासिल करने की स्पीड बढ़ जाएगी। एक होता है ना कि फैमिली में मशहूर होता है कि यार ऐसे किसी भी गलती नहीं मानती, इन्हें हमेशा इंजी करना है। या बच्चा होता है कोई, यार बड़ा ही क्रिटिकल है यार, ये हर वक्त भी बदतमीजी करता है, इसको जो बात पूछो नेगेटिव जवाब देता है। तो कोशिश करें कि इस तरह का इमेज आपका ना हो। आपका इमेज ये हो कि यार इसको काम कहेंगे या इसको काम कहेंगे, ये सबसे पहले ये करेगी, सबसे पहले वो करेगा। पीपल विल फाइंड हिम और हर, उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे उसको बुला लो यार, वो काम करेगा या करेगी, और वो बोलेगी भी कम और बोलेगा भी कम, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आप पहले पहुंच जाएंगे। दूसरा बंदा भी हो सकता है कि मार खा के उधर ही पहुंचे, लेकिन वो टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है। इसी तरह क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का क्या मतलब है कि आप कम टाइम में कम रिसोर्सेज के साथ जल्दी चीज कर लें। जिस तरह कि आजकल गैजेटरी है, गैजेटरी को यूज करें तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है काम। फिर ऑलवेज एनालाइज, हमेशा अपने आप को बी कॉन्शियस ऑफ द एरियाज यू आर नेचुरली गिफ्टेड एंड एनालाइज इन विच यू नीड इम्प्रूवमेंट। अपना कंपैरिजन करता नहीं कि यार ये मेरी आवाज़ तो पहले ही बहुत अच्छी है, तो मैं ये काम तो पहले ही कर लूँगा या कर लूँगी। ये जो मेरा एरिया है ना, मुझे खड़ा नहीं होना आता, मुझे ये, तो इसको मैं इम्प्रूव कर लूँ। या अगर आप पढ़ाई में है तो बंदा कहता है यार मैं ऐसे तो पहले ही बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, इंग्लिश तो पहले ही ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना इसको ज़रा मैं कर लूँ। तो यार लाइफ के हर हिस्से में है ये, जहाँ पे भी आप समझे। इंटरव्यू देने जाएं तो आप कहें यार मुझे ये तो पहले ही पता ना कि मुझे कपड़े शपड़े पहनने आते हैं, जो स्टाइल है बोलने का, तलफ़ुज़ मेरा ठीक नहीं है तो उस पर काम करूँ, बजाय इसके कि जो अच्छी चीज़ है उस पर ही काम करी जाओ, तो वो तो पहले ही आपका। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैंडिडली करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर चीज़ मौजूद नहीं है। तो दैट गिव्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ये ना समझें कि यार मैं चीज़ है नहीं, लेकिन अपने ऊपर वो लिबादा उड़ के आप बैठे रहेंगे ना, अगर जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, डजंट मैटर। नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट। हर बंदे ने पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, जहाँ पे भी आप देखें, कोई भी इस तरह नहीं होता कि पैदा होते कहने जी ये रिचर्ड ही पैदा हुआ है हमारे घर में, इस तरह नहीं होगा। उसने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, फिर वो सर रिचर्ड बना। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं।
आइंस्टाइन पता नहीं किस तरह बना होगा, कितना उसने सोचा होगा। इस तरह नहीं कि बैठते होगा, उसके तो पर्सनैलिटी देखें तो लगता ही नहीं है कि यार इसने इतनी इतनी बड़ी बातें की हुई हैं। जिस तरह उसकी बातें शायद सुने, इंग्लिश भी ठीक नहीं बोलता बिकॉज ही वाज जर्मन बेसिकली, लेकिन उसका जो थ्योरी है अगर आप पढ़ें तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू थिंक कि अ पर्सन कैन थिंक टू दैट लेवल। यहां पर बैठ के उसने पूरी कायनात जो है ना उसको उसने क्रिएट किया हो, जमीन पे बैठ के। इतना सोच लेना किसी बंदे ने, पता नहीं कितनी उसने मेहनत की होगी इसमें। उसकी एक आइंस्टाइन की एक कोटेशन है जिसमें उसने कहा हुआ है कि मैंने एक काम किया तो मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, देन आई रिपीटेड इट, देन आई अगेन रिपीटेड इट, फिर भी मुझे समझ नहीं, फिर मैं रिपीट करता रहा, तो जस्ट आफ्टर 19 टाइम्स आई कुड अंडरस्टैंड, तो दिस इज इट, कोई मसला ही नहीं है। यानी उसने बताया कि यार मैंने 19 दफ़ा जब वो मैंने की तो मुझे समझ आ गई कि ये बात कहना चाहता है। तो हम तो, मेरा ख्याल है, मुझे तो याद नहीं ज़िंदगी में मैंने कभी 19 दफ़ा ट्राई की हो, मैक्सिमम की होगी 3, 4, 5 दफ़ा, थक जाता बंदा, नहीं समझ आती, छोड़ो यार ये समझ नहीं आ रही। बट ही सेड कि 19 दफ़ा के बाद भी अगर समझ आ जाती है तो इसका मतलब है कि मसले का हल तो है ना, तो मेहनत करते रहो तो पता चल जाएगा। तो उसने पता नहीं कितना लाइफ में कहाँ काम किया। तो ये उन लोगों ने नेचुरली किया हुआ, इस तरह के बड़े लोगों ने। तो हमें आपके पास ये टिप्स हैं। आखिर में कीप ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। तो आपने कहीं भी लाइफ में प्लान करना है तो उसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए क्या करना है, ये मैंने जाना किधर है। मैंने फॉर इंस्टेंस ऑब्जेक्टिव यही है कि मैंने आई हैव टू बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, दिस अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव। या मैंने CSS कर लेना है, दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव अगेन। मैंने बिजनेस कमा के पैसा कमा लेना है, मैंने IT में इस तरह करके एक नया काम कर देना है, मैंने वो डजंट मैटर, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट उसके मुताबिक आपका प्लान होना चाहिए। प्लान आपका हो कि मैंने एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो फिर वो आप काम कोई और का रनिंग शुरू कर दें ग्राउंड में जाके, वो दैट इज अ मिस प्लान। इनफैक्ट प्लान उसके मुताबिक करें चीज़ें, ठीक है, जो आप करना, जो भी आप में क्वालिटी है, जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं लाइफ में, उसके मुताबिक प्लान। अब ये कुछ है, लर्न हाउ टू इंटरैक्ट एंड बिहेव। इसको आपको लर्न करना चाहिए कि इंटरेक्शन और बिहेवियर में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ये भी एक टिप्स हैं छोटी छोटी। बी ए गुड लिसनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप, इफ यू आर अ गुड लिसनर, पेशेंट लिसनर, तो यू कैन अर्न लॉट ऑफ गुड विल इन लाइफ। अगर आप अच्छे तरीके से सुन सकते हैं ना, जो कन्वर्सेशन का जो रेशो है ना, जो बताते हैं अक्लमंदों के कन्वर्सेशन का रेशो, दैट इज 70-30। 70% वो बोले जिंदगी में, सॉरी सुने, और 30% वो बोले, ये कन्वर्सेशन का रेशो है। तो जब आपने किसी से इंटरेक्ट करना है, सोशलाइज करना है ना, किसी को विन ओवर करना है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मैं सुनूं ज्यादा और बोलूं कम। तो दिस इज जस्ट ये बिहेवियर और सोशल एटीट्यूड्स की एक टिप्स हैं ये। इसी तरह ऑलवेज हैव सम जोक्स टू टेल। एक अच्छा जोक, अच्छी बात, अम्यूजिंग बात आपके पास होनी चाहिए। ये आप सेट ऑफ थिंग्स आपके पास होना चाहिए। जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन में जाते हैं, इंटरव्यू देने ही बन जाते हैं, तो यू शुड हैव समथिंग टू टेल, इंटरेस्टिंग आपके जहन में होनी चाहिए कि ये मैं इंटरेस्टिंग बात। उससे क्या होता है, आइस ब्रेकिंग होती है। समटाइम्स आप किसी नए बंदे से, नई बंदी से मिलने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगा, तो आपके पास कोई अम्यूजिंग सी स्टोरी हो, आप सुनाए ना, तो वो आइस ब्रेक हो जाती है और आपका रिलेशनशिप उसके साथ चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। या हम फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, अब एक नई जगह आपने जॉब ले ली है, अब आप घबराए हुए हैं कि यार मैं जाऊंगा, जाऊंगी उधर पता नहीं कैसे लोग होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हों, आपको अंडरस्टैंडिंग हो, तो यू गेट इनटू दैट सोशल सर्कल वेरी क्विकली और सक्सेसफुली। कनेक्ट बाय कॉलिंग नेम, ऑलवेज कीप द नेम्स ऑफ द पीपल इन माइंड। किसी को ये कहना ना कि किसी का नाम है नदीम है, तो उसको कहा हाँ भाई नदीम क्या हाल है यार, ठीक हो, तो वो आपके साथ एकदम कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा उसको कहना हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तो तेरा से बेहतर है कि नदीम कहें। तो नाम रखना, याद रखना, ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। बहुत सारे लोगों ने लाइफ में लिखा, जैसे प्रेसिडेंट्स, एक निक्सन एक प्रेसिडेंट गुजरा यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने बुक्स लिखी हुई हैं इन दी एरिना, और उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे। ही हिमसेल्फ इज अ बड़ा पुराना मोटिवेटर टाइप आदमी। तो उसने कहा कि उसको, वो कहता है कि मैं जब लोगों से मिला, प्रेसिडेंट्स और पर्सनालिटी से, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से मिला, तो उनको एक नाम किसी बंदे ने बताया, तो 20-20 साल बाद वो मिले, उसको उसने नाम लेके याद करवाया। भुट्टो के बारे में भी ये कहते हैं, भुट्टो के बारे में ये कहते हैं कि उसको नाम याद रहता था 15-20 साल। यानी एक बंदा एक दफ़ा मिला, 15 साल बाद वो कहीं सामने आया, तो भुट्टो ने उसका नाम लगेगा कि हाँ भाई असलम क्या हाल है तुम्हारा,
تو وہ بندہ اس کا فین ہو گیا, وہ آج تک بتاتا ہے یار وہ میرا نام یاد سے بھٹو صاحب نہیں یار, میں 20 سال بعد ملا تو نام یاد تھا. مصطفیٰ کھر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نام یاد رہتے ہیں, اور بھی بہت سے پولیٹیشینز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کو نام یاد رہتا, تو وہ نام لینے سے ہی ان کی باتیں مشہور ہیں کہ یار اس کو 15 سال نام یاد رہا. تو آلویز کیپ دی نیمس آف دی پیپل ان مائنڈ, اور اس کو نام سے بلائیں, آپ اس کے کلوز ہو جائیں گے, وہ سمجھے گا کہ یار یہ انٹیمیسی کریٹ ہوتی ہے اسے. شیئرنگ ونز کانفیڈنس. اگر آپ کسی کے ساتھ کانفیڈنس اپنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ اپنا کوئی سیکرٹ شیئر کریں. جو ہی آپ سیکرٹ شیئر کریں گے وہ بھی آگے سے شیئر کرے گا, یو ول بیکم فرینڈس. وہ ایک دم ہو جائے گا, وہ کہے گا یار یہ میرا, وہ سب کو چھوڑ کے نا آپ کو ڈھونڈے گا, آپ کو فون کرے گا یار تو کتنے ہیں, میں کوئی گل کر نہیں دے رہا. تو یو گیٹ کنیکٹڈ. تو یہ لوگوں نے, یہ ٹیکٹکس ہیں, لوگوں نے یہ باقاعدہ ایز اے میٹر آف پالیسیز سمجھے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیسے لائف میں اور کیسے سوشل سرکلز میں کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسپیکٹ ادرز انٹرسٹ. صرف اپنا نہ بولتے رہیں جس طرح میں بول رہا ہوں, میرا تو کام ہے نا اس وقت میں لیکچر دینا, تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وہ بولنا ہی بولنا ہے. لیکن آپ کسی سے ملتے ہیں نا تو اس کے انٹرسٹ کی بات کریں. اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے انٹرسٹ کی بات کریں. اٹ از ناٹ اباؤٹ یو, اٹ از اباؤٹ دیم. جن کے ساتھ آپ ملنے جا رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ دوستیاں کرنے جاتے ہیں, یا جن کے ساتھ آپ پروفیشنل گروپنگ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں جا کے اپنا بتانا شروع کر دیں تو پیپل گیٹ بورڈ. تھوڑا سا اپنا بتائیں, اس کا بھی سنیں اور اس کے انٹرسٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے. فار انسٹنس کسی کو پرانے گانے نہیں اچھے لگتے, آپ اس کو تو نہیں کہ یارو تو نے وہ رفیع کا گانا سنا. میرے ساتھ اٹ ہیپنڈ ود می. میں پرانے بندے ہیں تو مجھے وہ پرانے گانے ہم نے سارے سنے ہوئے تھے, ساری عمر سنے ہوئے تھے. آئی گاٹ میرڈ, آئی وینٹ ود مائی وائف, اور میں نے اس کو پرانے گانوں کی ٹیپیں سنا, وہ 6 مہینے سنتی رہی. 6 مہینے بعد جب ہم فریک ہو گئے, اس نے کہا بند کرو یہ کیا تم سنائی جا رہے مجھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, تم تو سنی جا, کہتی میں پتہ نہیں کس حساب سے سنی جا رہی ہوں یار, یہ کدھر تم نے سنایا ہے. میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا یار, پرانے گانے سنا تو آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. تو دس ایکچولی ہیپنڈ. تو پھر میں نے کہا, اس نے کہا میں نے تو زندگی میں یہ گانے نہیں سنے بھائی, وہ تم کس غم کے گانے سنائی جا رہے ہو مجھے, کبھی رفیع کبھی غزلیں کبھی. وہ کہتی میرے نروس پہ سوار ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی پھر دین آئی چینج, اور اٹ ٹک لاٹ آف ٹائم فار می ٹو چینج آلسو. اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس پہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی کہ چلو یار اس کا گانا بھی سن لیں. تو دوسرے کا انٹرسٹ آپ واچ کریں, دیکھیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اف یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دی گروپ. ٹھیک ہے. یہ گروپ کا حصہ بننے کی باتیں ہیں, ٹیم کا حصہ. اف یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دی وننگ ٹیم کہتے ہیں اس کو, کہ آپ اپنی ایک علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ گروپ کا حصہ بنیں جس نے الٹیمیٹلی جیت جانا ہے. بی پارٹ آف دی وننگ ٹیم. تو اس کے لیے آپ کو دوسرے کے انٹرسٹ پتا ہونے چاہیے. میک یور سیلف لائکیبل. آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو لائک کریں. دوسرے کے دل میں یہ پیدا ہوگا یار میں اس سے بات کروں, ون شوڈ لائک یو. پھر وہ آپ کا سکسیسفل گروپ بنتا ہے, یا آپ لائف میں سکسیسفل ہوتے ہیں. اگر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, دوسروں کو کرٹیسائز کر دیا, اس کو یہ کر دیا, اس کو, جتنے بھی آپ اچھے ہیں, دو پیپل ول ناٹ لائک یو. تو آپ آئسولیٹ ہوتے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اپنی ہیبٹس ایسی پازیٹیو بنائیں, جو اپنی پرابلمز ہیں وہ تو ہم نے بتا دیا نا, کہ آپ کی جو اچھی چیزیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, جو بری چیزیں ان کو ختم کریں, اچھی چیزوں کو امپروو کریں. تو آٹومیٹیکلی آپ میں یہ چیزیں آتی جائیں. نو ہاؤ ٹو سے نو. دس از ویری امپورٹنٹ ان لائف. موسٹ آف دی پیپل, کیونکہ ہم اور طرح کی سوسائٹی ہیں, تو ہماری سوسائٹی میں نو کہنا سمجھا جاتا ہے بہت بیڈ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ دس از این آرٹ. ون شوڈ بی ایبل ٹو سے نو. انٹرویو میں, یہ میں آپ کو انٹرویو میں خود لیتا رہا ہوں, ایکسپرٹ انٹرویوز ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ انٹرویو کیسے لینا, اس میں کیا کوالٹیز دیکھنی ہے. جب کسی کو آپ انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں کیا اس میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ جب اس کو چیز نہیں پتا تو یہ شرمندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کے نمبر ہے, کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں. جب کوئی کسی سے پوچھے انٹرویو میں تو اس کا کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا نا, تو آپ اس کو کہیں سر آئی ڈونٹ نو. یہ نہ کہیں کہ سوری سر مجھے نہیں آتا. These are two different answers. Don't feel sorry about not knowing the thing. Say no, I don't know. This is one thing. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکٹفل جو طریقہ آنا چاہیے ٹو سے نو. میں نے بہت سارے انٹرویوز میں, بہت سارے اپنے لیکچرز میں یہ بات سنائی ہے. دیر واز اے گرل جس کا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ CSS میں ایک لڑکی تھی جس کو بہت نمبر دیا انہوں نے کافی انٹرویو میں. تو اس میں سے ایک کوالٹی اس کی یہ تھی کہ اس نے جب نو کہنا تھا تو وہ تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ میں نے نو کیسے کہنا ہے, کہ جب مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں نے کیا کہنا ہے, میں نے کہنا کہ سوری سر, میں نے کہنا آئی ڈونٹ نو. اس نے اس کا طریقہ نکالا ہوا.
تو اس نے جب انٹرویور نے پوچھا کوئی کوشچن پوچھا, شی ڈڈ ناٹ نو دی آنسر, تو شی سیڈ کہ سر آئی تھنک آئی ہیو forgotten it but I knew it. I knew the answer but it has slipped from my mind. تو can you please give me a hint. اب انٹرویو لے رہا ہے وہ سی ایس ایس کا, وہ آگے وہ بیٹھی ہوئی, آگے 6 جن بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اس کو کہا سر, تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ نو آئی ول ناٹ گیو یو ہنٹ, تو اس کو ہنٹ دینا پڑ گیا. پہلے تو اس نے اس کو مجبور کر دیا, انگیج کر لیا. اب یہ دیکھیں اس کا کتنا زبردست طریقہ ہے. تو اس نے سر کین یو پلیز گیو می ہنٹ. اس نے کہا اوکے آئی ول گیو یو. اس نے کوئی ہنٹ دیا تو شی تھاٹ اباؤٹ اٹ فار فیو سیکنڈ, دین شی سیڈ کہ سر آئی ایم سوری اٹ از اسٹل ناٹ کمنگ ٹو مائی مائنڈ, تو مے آئی نو دی آنسر. تو اس نے کہا اوکے. اس نے کہا بیٹا اس کا یہ آنسر. تو دین شی سیڈ کہ سر تھینک یو ویری مچ فار ایڈنگ اپ ٹو مائی نالج. تو انہوں نے کہا کہ جب اٹھ کے گئی تو اس نے کہا یار ایک ہی کویشچن اس کو نہیں آتا تھا, اس کو بھی اتنا کور کیا اس نے, تو انہوں نے اس کو میکسیمم مارکس دیے. دس از ہاؤ شی کورڈ کہ مجھے نہیں آتا تھا. باہر آ کے اس نے یہی بتایا کہ مجھے اس کا آنسر نہیں آتا تھا, لیکن دس از آئی ڈیڈ, میں پلان کر کے گئی تو اس کو بہت نمبر ملے. تو نو کہنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. جب آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ جی اب آپ کی کوئی فرینڈ کہتی ہے کہ یار آج پارٹی ہے, آج اکٹھے ہونا ہے, سب نے آنا ہے, تو آپ نہیں جانا چاہتے, تو آپ اس کو کہیں کہ نو میرا یار آج کوئی کام ہے, آئی ایم انگیجڈ, کچھ کہیں کہ میں نے کہیں اور جانا ہے, فیملی کا کوئی فنکشن ہے, میں نے ادھر جانا ہے. تو طریقے سے اس کو نو کہنا سیکھیں, ٹھیک. بٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو سے نو. ہر چیز پہ یس نہیں لائف میں کرتے, ٹھیک. اور نو بلنٹلی بھی نہیں کہنا چاہیے, آپ اس کو انوائے بھی نہ کریں. تو دس از آلسو ون آف دی ٹرکس جہاں پہ آپ کو وہ آپ کی پرسنالٹی بھی ابھر کے سامنے آتی ہے آپ کو, اور آپ لائک بھی کیے جاتے. تو جی دس از آل فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.